आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल नित्य क्लासेस में। और दोस्तों आपके लिए बेहद खुशी की बात है कि दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हमारी पेडागोजी की वीडियो। और दोस्तों आज जो हम बिल्कुल पेडागोजी का बेसिक पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है इसमें बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर जो दोस्तों पेडागोजी शुरू करने वाला हूं। और दोस्तों साथ ही साथ में आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद में आपको जो डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं पेडागोजी से, और जिस भी चैप्टर को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा उसी की जो दोस्तों मैं आपको एक्सरसाइज जो प्रोवाइड कराऊंगा और दोस्तों उन्हीं का जो आपको मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब जो आपका सीटेट की जो पेडागोजी इंग्लिश की, आप में से अगर कोई भी बच्चा उससे डरता हो तो दोस्तों बिल्कुल ना परेशान हो, क्योंकि अब मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं अपनी वीडियो। और दोस्तों आज से पहले आपने जो भी कुछ किया मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल बेसिक तरीका है, कह सकते हैं। बिल्कुल हम हर एक चीज को ईजी वे में पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि दोस्तों हमारा कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे भी ना और हमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम भी ना हो। तो चलो दोस्तों शुरू करता हूं अपनी आज की वीडियो। और आज जो मैं पढ़ने वाले आज हम पढ़ेंगे अपनी पेडागोजी। तो देखो दोस्तों पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो हमारी पेडागोजी है वो है क्या। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो हमारी पेडागोजी है आखिरकार पेडागोजी होती क्या। देखिए दोस्तों जो पेडागोजी है, पेडागोजी का अगर मीनिंग की बात करें दोस्तों ये होता है शिक्षण शास्त्र। पेडागोजी का दोस्तों मतलब होता है शिक्षण शास्त्र। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों शिक्षण शास्त्र क्या हुआ। देखो दोस्तों जो पेडागोजी है, पेडागोजी हमारी एक वो ब्रांच है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर दोस्तों हम कोई अलग से पार्टिकुलर नई चीज नहीं पढ़ते, जबकि दोस्तों इसके अंदर हम नॉर्मली पढ़ते हैं टीचिंग मेथड्स कि आखिरकार किस तरीके से एक टीचर को जो है कौन कौन सी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जिससे कि वो जो एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं और दोस्तों अपने सभी स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारी पेडागोजी है देखा जाए तो पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है डेली बेसिस का, एक टीचर का बिहेवियर है, एक स्टूडेंट का बिहेवियर है, उन सभी को एनालाइज करने के बाद कुछ रिजल्ट इसके अंदर काउंट किए गए हैं कि अगर बच्चा इस तरीके से हो रहा है तो टीचर को ये सारी कंडीशन लेनी चाहिए, या फिर टीचर को कौन कौन से आखिरकार वो अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए कि जिससे कि जो हमारा स्टूडेंट है वो प्रॉपर वे में जो है टीचर के साथ जुड़ सकता है, या फिर किस तरीके से टीचर और अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों पेडागोजी के अंदर जो हमें नॉर्मली यही सारी चीजें पढ़नी होती हैं। और दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत आएगा मजा। और अगर दोस्तों आपके माइंड में एक बार भी बैठ गया कि टफ है, ये मुझसे नहीं होगी, या फिर ये तो समझ में ही नहीं आ रही, तो दोस्तों फिर आप इसमें हो जाओगे जी परेशान। क्योंकि दोस्तों देखो हर एक सब्जेक्ट के अपने अंदर कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, लेकिन अगर पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी के अंदर जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो सभी कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं कि जो हमारी डेली बेसिस की जो हमारी लाइफ है, डेली रूटीन में जो हमारे कुछ एक्शन चलते रहते हैं, नॉर्मली हम उन सभी को एनालाइज किए हुए हैं। उन्हीं को जो हमने दोस्तों काउंट कर दिया एक सब्जेक्ट के अंदर, उन्हीं को जो हमने कह सकते हैं कि बुक के अंदर हमने जो सभी को इकट्ठा कर दिया, तो वो जो दोस्तों हमारी बुक बनी उसे कह सकते हैं वो हमारी नॉर्मली पेडागोजी बनी। बस फर्क क्या रहा कि जो पेडागोजी की बुक थी नॉर्मली उसके अंदर सभी टीचिंग और कह सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट थे उन सभी को काउंट किया गया। तो चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश पेडागोजी के अंदर हमारा क्या कंसेप्ट होता है। दोस्तों जो इंग्लिश की पेडागोजी है उसके अंदर आपके 8 चैप्टर्स होते हैं, और अगर आप उन 8 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेंगे तो दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 15 में से 15 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको जो आज बिल्कुल सबसे पहला और सबसे बेसिक चैप्टर जो हमारी पेडागोजी का है, मैं आज दोस्तों आपको वहां से जो शुरुआत कराने वाला हूं, और जिससे कि हमारा कोई भी जो कह सकते हैं कि हम बिल्कुल अपनी पेडागोजी को 100% तैयार करने के मन से हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा कोई भी जो कंसेप्ट हो छूट जाए या फिर हमारा एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की पहला चैप्टर जो हमारा है पेडागोजी का वहां से। देखो दोस्तों जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है दोस्तों हमारा लर्निंग एंड एक्विजिशन। दोस्तों जो आज का हमारा चैप्टर जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो है हमारा लर्निंग एंड एक्विजिशन। अब दोस्तों देखो जो लर्निंग एंड एक्विजिशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चैप्टर है, लेकिन कह सकते हैं बेसिक है, बट दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि सारे जो आगे वाले चैप्टर होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे वो सभी के सभी इसी से कह सकते हैं कि जुड़े हुए हैं। हर एक चैप्टर पेडागोजी के अंदर जो 8 चैप्टर है दोस्तों एक से दूसरे लिंक हुए हुए हैं, और सभी के अंदर बेसिकली देखा जाए तो सभी नॉर्मल सी एक ही बात कही गई है। तो दोस्तों देखिए समझते हैं, चैप्टर का नाम है हमारा लर्निंग एंड एक्विजिशन। अब दोस्तों देखो लर्निंग का मतलब आप सभी जानते होंगे, लर्निंग का मतलब होता है दोस्तों क्या? नॉर्मली सीखना। और जो मेरा एक्विजिशन है दोस्तों, एक्विजिशन का मतलब होता है दोस्तों अर्जन करना। ठीक है दोस्तों, लर्निंग का मतलब होता है सीखना और एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना। अब दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे दोनों ही जो प्रोसेस हैं, दोनों ही जो टर्म्स हैं, दोनों के अंदर इंसान का डेवलपमेंट होता है, लेकिन आखिरकार डेवलपमेंट किस तरह से होता है
उसको आप बोलेंगे कि उसने लर्निंग किया है या फिर उसका एक्विजन हुआ। अब दोस्तों समझना, अगर आप कोई भी चीज को सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं, आप कह सकते हैं कि खुद की मेहनत के बाद सीखते हैं, किसी टीचर की हेल्प से सीखते हैं, या फिर जिस पे आपने रेगुलर बेसिस पे वर्क किया है तब आप उसे सीखते हैं, तो दोस्तों वो आपकी कहलाई जाती है लर्निंग। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी आप किसी भी चीज को सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं, कह सकते हैं कि जिसमें आपका खुद का मन था कि हाँ मुझे सीखने, और आपने उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस की, आपने उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, आपने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, तो दोस्तों वो जो आप हमेशा सीखते हैं दोस्तों, उसे सीखने को हम बोलते हैं आपकी लर्निंग। लेकिन इसका बिल्कुल ठीक उल्टा कि जब भी कभी आप किन्हीं भी चीज़ों को नेचुरली सीखें विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, कि जब भी कभी हम किसी भी चीज़ों को कह सकते हैं नेचुरली सीख जाए बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस किए हुए, तो दोस्तों वो हमारा कहलाया जाता है क्या दोस्तों, उसको हम बोल देते हैं आपका एक्विजन। क्लियर दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ कि जब भी कभी आप खुद से सीखते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपने सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिस की है, तो आपकी लर्निंग कहलाई जाएगी। लेकिन इसका ठीक उल्टा कि आपने कोई सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिस नहीं की और आप नॉर्मली इन्वायरमेंट के हेल्प से जो सीख गए, वातावरण में आप उसमें रह रहे हैं कि आप उससे सीख जाते हैं, दोस्तों वो आपकी कहलाई जाएगी एक्विजन। अब दोस्तों मैं आपको यहीं से थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि हर एक चीज का जब तक मैं आपको पेडागोजी के अंदर एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो दोस्तों ये टिपिकल होती चली जाएगी। अब एग्जाम्पल समझो। अब दोस्तों आप हैं, आप सभी ने एक चीज बहुत नोटिस की होगी नॉर्मली कि जो स्टूडेंट होता है, मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट है। अब दोस्तों स्टूडेंट डेली स्कूल में जा रहा है तो वो सीख पा रहा है, लेकिन स्कूल में दोस्तों वो जा रहा है, वो खुद से सिस्टमेटिक वे में चीजों को समझ रहा है। टीचर जो उसे सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन कर रहा है, उसे बता रहे हैं कि आपको क्या प्रोसेस है, इसका क्या टर्म्स है। तो दोस्तों एक बच्चा जब स्कूल में सीखता है तो जो वो सीख रहा है उस दौरान दोस्तों उसकी जो प्रोसेस चलती है उसे बोलेंगे दोस्तों हम क्या, लर्निंग। लेकिन दोस्तों इसका बिल्कुल ठीक उल्टा अगर हम बात करें कि एक बच्चा है नॉर्मली और वो स्कूल वगैरह नहीं जा रहा, या फिर स्कूल जाने से पहले की अवस्था ले लो दोस्तों, मैं बात करूं अगर 2 से 3 साल वाले बच्चे की, कि एक बच्चा है वो लैंग्वेज सीख रहा है जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, मतलब जो उसकी कह सकते हैं दोस्तों मातृभाषा है। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, क्या कभी किसी बच्चे को मातृभाषा सिखाई जाती है? नहीं सिखाई जाती। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे अपने एनवायरमेंट में देखता है सारी चीजों को, वैसे ही वैसे दोस्तों जो सीखता चला जाता है। तो वो जो उसने सीखा, जिसमें कि उसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन वो खुद के बेसिस पे जो सारी चीजों को क्लियर कर लेता है, तो दोस्तों वो जो उसकी प्रोसेस है उसको आप हमेशा बोलेंगे मेरे दोस्तों एक्विजन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो जब भी कभी खुद से मेहनत कर ली लर्निंग, जब भी कभी खुद से मेहनत नहीं की, ऑटोमेटिक नेचर की हेल्प से आप समझ जाते हैं, तो वो हो गया आपका दोस्तों एक्विजन। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों एक चीज याद रखो कि जो मेरी लर्निंग है, लर्निंग हमारी होती क्या है, लर्निंग इज अ परमानेंट चेंजेस in the knowledge or behavior। ठीक है दोस्तों, देखो लर्निंग होती क्या है, लर्निंग हमारी कह सकते हैं कि लर्निंग इज अ परमानेंट चेंजेस, कि दोस्तों लर्निंग की मदद से जब भी कभी कोई इंसान लर्निंग करता है, लर्न करता है कुछ भी नई चीजें, तो दोस्तों उसकी जो नॉलेज है उसके अंदर परमानेंट चेंजेस आते हैं। और दोस्तों इस बात की दोस्तों नॉलेज के साथ ही साथ जो उसके बिहेवियर है, बिहेवियर में भी दोस्तों हमारे जो बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं जब भी कभी कोई भी इंसान करता है दोस्तों लर्निंग। जैसे कहा जा सकता है कि अगर लर्निंग की हम डेफिनेशन की बात करें कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स। मतलब कि दोस्तों लर्निंग हमारी वो प्रोसेस होती है कि जिसमें हम एक्वायर करते हैं, सीखते हैं कुछ नई स्किल्स को, और दोस्तों अगर नई नहीं सीख रहे तो जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है स्किल्स, हम उन्हीं को इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी होती है लर्निंग। अगर हम बात करें थोड़ी सी एक्विजन की, तो व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इट इज टर्म्ड एज लैंग्वेज एक्विजन। कि जब भी कभी कोई भी लैंग्वेज नेचुरली सीखी जा रही है बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, तो दोस्तों वो आपकी कहलाई जाती है एक्विजन। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, बहुत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो मेरी ये लर्निंग होती है हमारी दोस्तों, जो लर्निंग होती है, लर्निंग हमारी कैसी प्रोसेस होती है, लर्निंग हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो पूरी उम्र भर चलती है। ऐसा नहीं कि आप लर्निंग केवल तभी कर रहे हैं कि जब आप स्कूल में गए तभी आप सीख रहे हैं, नहीं जी। लर्निंग हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है दोस्तों जो पूरी जीवन भर चलती है। अब दोस्तों आपके दिमाग में बात जाती है कि हाँ तो जी एक्विजन होना चाहिए, नहीं जी वो हमारी लर्निंग होती है, क्योंकि दोस्तों हम कई बार खुद से इच्छुक होते हैं कुछ चीज़ सीखने के लिए। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि दोस्तों आप में से कोई फोन लेकर के आया। अब दोस्तों एक बात बताइए कि जो आपने नया फोन खरीदा, क्या उसे चलाना सीखने के लिए आप स्कूल जाओगे?
नहीं जा रहे दोस्तों, होता क्या अपने फ्रेंड से पूछते भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और देखते देखते आप दोस्तों बहुत बढ़िया से उसमें जो है निपुण हो जाते हैं फ़ोन को चलाने में। तो वो जो आपकी पूरी प्रोसेस थी जिसमें कि आपने वो फ़ोन चलाना सीखा दोस्तों, वो आपकी लर्निंग थी, ना कि आपका था एक्विजन। हाँ, लेकिन अगर आप जो नेचर की हेल्प से कुछ भी सीख जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली आप बाहर रह रहे हैं और आपको पता चलेगा कि जी बात कैसे करनी है, या फिर आपने कुछ भी ऐसा सीख लिया जो नॉर्मल चीज़ है, जैसे आपको पता चलेगा बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, और 2-4 इंसानों का आगे अपना व्यवहार कैसा करना है दोस्तों, वो आपका नॉर्मली हो सकता है एक्विजन। आई होप आपको जो लर्निंग और एक्विजन दोस्तों पूरा क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं लर्निंग पर, और दोस्तों फिर पूरा अलग से डिटेल में बात कर लेंगे अपना एक्विजन के बारे में। देखिए दोस्तों, अब जो हम पूरी पूरी बात करने वाले हैं, अब दोस्तों हम बात करेंगे कंप्लीटली लर्निंग के ऊपर। दोस्तों जो ये लर्निंग होती है हमारी, अब लर्निंग ऐसा कंसेप्ट है कि दोस्तों हर एक इंसान की, आप सभी को पता है कि जो कह सकते हैं कि प्रिसाइव करने की कैपेसिटी है दोस्तों, वो हर एक इंसान की अपनी अलग होती है। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं कि हर एक इंसान की जो खुद की स्किल्स हैं वो हर एक इंसान दूसरे इंसान से दोस्तों अलग है। कह सकते हैं किसी के अंदर स्किल्स ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर कम होते हैं, किसी के अंदर किसी चीज़ की स्किल है, किसी के अंदर किसी चीज़ की स्किल है। तो दोस्तों इसी बेसिस पे जो हमारी लर्निंग है, इसको कुछ फैक्टर्स होते हैं जो दोस्तों प्रभावित करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हम बात उन्हीं की करने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कि आखिरकार वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे कि जो हमारी लर्निंग को जो है प्रभावित करेंगे दोस्तों। ठीक है जी, अब हम बात करने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो हमारी लर्निंग की जो प्रोसेस है आखिरकार इसे करेंगे दोस्तों अफेक्टेड, मतलब प्रभावित, इस पर प्रभाव डालते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर बात फैक्टर की आएगी तो पहले ये चीज़ देखो कि फैक्टर किस किस से संबंधित हो सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि अगर आप कहीं पर भी लर्निंग कर रहे हैं तो हमें 3 इंसानों की सबसे 3 चीज़ आती हैं। सबसे पहली बात लर्नर जरूर होना चाहिए, दूसरी बात वहाँ पर टीचर जरूर होना चाहिए, और तीसरी बात दोस्तों कहीं ना कोई जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है दोस्तों, वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित डालती है। तो देखा जाए तो 3 फैक्टर तो होंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो लर्निंग को फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, तो पहले हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे कि जो फैक्टर दोस्तों आपके रिलेटेड है, रिलेटेड टू लर्नर। ठीक है दोस्तों, जो हम बात करने वाले हैं, हम उन सभी फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो फैक्टर आपके रिलेटेड है किससे, लर्नर से। आखिरकार वो कौन कौन से पहलू होंगे कि जो एक लर्नर के अंदर देखे जाएंगे लर्निंग शुरू करने से पहले, कि हमारी लर्निंग कैसे होने वाली है। तो देखो दोस्तों, जब भी कभी बात आएगी लर्नर की, तो जब भी फैक्टर्स की इसकी बात आती है, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट फैक्टर दोस्तों हमारा इसमें निकल कर क्या आता है, वो होता है दोस्तों आपका लर्नर्स मोटिवेशन। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सबसे फर्स्ट फैक्टर जो इसमें निकल करके आएगा दोस्तों, वो आपका रहेगा हमेशा लर्नर्स मोटिवेशन। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, इसे समझो। जब भी कभी आप पढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो शुरू होने वाली है, तो दोस्तों उसमें जो आपका लर्नर है, मतलब जिसको आप सिखाना चाहते हैं, आखिरकार वो खुद से कितना मोटिवेट है उसे सीखने के लिए, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारी लर्निंग पे। कहने का मतलब है कि अगर आप तो सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हैं, कह सकते हैं कि आप तो बिल्कुल तैयार हैं सिखाने के लिए, और आपके अंदर हर एक तरह की एबिलिटी जो एग्जिस्ट करती है, आपके अंदर हर एक चीज़ है, आपके अंदर सभी योग्यता है, लेकिन दोस्तों जो आपका लर्नर है वो तो सीखना ही नहीं चाहता, उसके अंदर तो बिल्कुल मोटिवेशन ही नहीं है, उसके अंदर तो इच्छा ही नहीं है सीखने की। तो दोस्तों वहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो सारी व्यर्थ हो जाएगी, आपकी जो लर्निंग है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों याद रखें कि जो हमारे लर्नर्स का मोटिवेशन होता है, बच्चा आखिरकार खुद से कितना अंदर से प्रेरित है उसे सीखने के लिए, दोस्तों वो बहुत मैटर करता है हमारी लर्निंग प्रोसेस में। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। अगर हम दोस्तों बात करें और कुछ फैक्टर्स की, तो दोस्तों इसी में हमारा एक फैक्टर इंपॉर्टेंट और भी आता है, जिसमें कि हम दोस्तों कहते हैं कि लर्नर्स एबिलिटी, कि आखिरकार जिसको आप दोस्तों पढ़ाने जा रहे हो, जिस बच्चे को आप पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, आखिरकार वो है कितना अपने आप में कुशल, उसके अंदर योग्यताएं कितनी है उसे सीखने के लिए। पता चला दोस्तों आप तो पूरा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आपका बच्चा है उसके अंदर वो योग्यता ही नहीं है जिस चीज़ को आप उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में भी जो आपकी लर्निंग की स्पीड रहेगी, ठीक है दोस्तों, वो बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और जो टीचर है वो अपने आप में चाह कर भी बच्चे के साथ कुछ नहीं कर पाता, बिकॉज क्योंकि जो हमारा लर्नर है उसका जो एबिलिटी है या फिर जो बच्चे की योग्यताएं हैं दोस्तों, वो प्रॉपर योग्यताएं नहीं है उसे सीखने के लिए। जैसे कि दोस्तों मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप हैं किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं दोस्तों, आप नॉर्मल आप जो किसी बच्चे को ग्रामर सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों एटलीस्ट बच्चे को जो है बेसिक्स तो आना चाहिए। बेसिक्स का मतलब क्या है कि दोस्तों थोड़ा ये तो पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके अंदर कौन कौन से वोकैब्स हैं, ये नॉर्मल से जो बेसिक है दोस्तों ये उसे आने चाहिए।
अब दोस्तों पता चला कि बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चे को एटलीस्ट ABCD भी नहीं आती, तो दोस्तों आप उसे ग्रामर नहीं सिखा सकते, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ कि पहला जो मेरा फैक्टर था वो था मेरा लर्नर का मोटिवेशन, बच्चा चाहता कितना है। दूसरा हो गया दोस्तों कि बच्चा जो आखिरकार कितना खुद से एबल है उसे सीखने के लिए। और दोस्तों जो इसी में मेरे थर्ड पॉइंट निकल करके आता है दोस्तों, वो आपकी निकल करके आएगा हमेशा कि लर्नर्स इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, जो हमारा थर्ड पॉइंट इसमें निकल करके आता है वो होता है दोस्तों हमारा लर्नर्स इंटरेस्ट, की मतलब जिस बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं आखिरकार वो कितना इंटरेस्टेड है उसे सीखने में। क्योंकि दोस्तों आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी कि हम सभी का जो है कोई ना कोई सब्जेक्ट दोस्तों वीक होता है, ठीक है, और कई बार बच्चा जो जिस सब्जेक्ट में वीक होता है उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। और आप सभी ने एक चीज और भी नोटिस की होगी कि दोस्तों जो हमारा सब्जेक्ट अच्छा होता है हम उसी में ज्यादा वर्क करते चले जाते हैं, लेकिन जो वीक है दोस्तों उसके प्रति हमारा जो इंटरेस्ट है वो अपने आप दोस्तों कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी बात हम ये करना चाह रहे हैं कि जब भी कभी आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस लर्नर को आप पढ़ा रहे हैं आखिरकार उसका उस सब्जेक्ट के प्रति, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं वो कितना इंटरेस्टेड है उसे सीखने के लिए। अगर दोस्तों लर्नर आपका इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तो आप दोस्तों से कुछ नहीं कर सकते, कितना भी आप अच्छा मटेरियल दे दो, कितने भी अच्छे तरीके से आप उसे पढ़ा लो, लेकिन बच्चे पे कोई प्रभाव दोस्तों नहीं पड़ने वाला। तो आई होप दोस्तों आपको फैक्टर्स जो कि हमारे लर्नर से रिलेटेड थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट फैक्टर्स के बारे में, जो कि दोस्तों हमारे फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं किससे, टीचर से। भाई ये तो हमने बात कर ली सारी कि आखिरकार वो कौन कौन से हैं कि जिसमें बच्चे से रिलेटेड है, लेकिन दोस्तों कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे टीचर से रिलेटेड होते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं फैक्टर रिलेटेड टू टीचर, कि आखिरकार वो कौन कौन से फैक्टर है कि जो हमारे एक शिक्षक से संबंधित है। अगर शिक्षक के अंदर ये सारी क्वालिटी पाई जाए तो बच्चा बड़े आसानी से कर सकता है। देखो दोस्तों सबसे पहला आता है टीचर्स प्रोनाउंसिएशन, कि जो हमारे टीचर है आखिरकार उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहली चीज इसमें निकल कर आएगी वो आएगी दोस्तों आपके टीचर की प्रोनाउंसिएशन। कहने का मतलब है कि जो आपके टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं आखिरकार वो चीजों को बोलते कैसे हैं, आखिरकार उनकी जो बोलने का वे ऑफ टॉकिंग है वो कैसा है। पता चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात करूं कि आज सभी क्लास में पढ़ रहे हैं और दोस्तों आपके सामने एक नए टीचर को जो इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, और जो हमारे नए टीचर हैं वो बिहार से हैं, और दोस्तों कह सकते हैं कि अभी तक हमारे वेस्ट यूपी में या फिर यूपी की तरफ नहीं आए। अब दोस्तों आपको पता है कि जो बिहार की लोकल लैंग्वेज है वो हमारे यहाँ से अलग है। अब दोस्तों टीचर जो बेचारे बिहार के हैं वो हमारी सारी सिंपल सी बात है बिहार वाली लैंग्वेज बोलेंगे, लेकिन आपको तो वहाँ कुछ क्लियर नहीं होने वाला। तो दोस्तों जो टीचर की प्रोनाउंसिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर टीचर की प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी तो बच्चे को चीजें समझ में आएंगी, बच्चा उन चीजों को समझेगा कि टीचर कहना क्या चाहता है। अगर दोस्तों प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं कि सही नहीं है, या फिर टीचर की प्रोनाउंसिएशन बच्चों की प्रोनाउंसिएशन से अलग है, या फिर ऐसी प्रोनाउंसिएशन है जिससे बच्चे समझ नहीं पा रहे, तो दोस्तों उसमें क्या होता है बच्चों को कुछ नहीं हो पाता कि हमारे टीचर जो हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो हमारी लर्निंग होती है वो सारी कह सकते हैं व्यर्थ हो जाती है, और हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। बढ़ता हूं सेकंड पे। सेकंड जो दोस्तों मेरा पॉइंट आता है वो आता है मेरा टीचर्स कॉम्पिटेंसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों वो टीचर्स कॉम्पिटेंसी, कि आखिरकार जो हमारे टीचर हैं वो कितने अपने आप में निपुण हैं, आखिरकार अपने जो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे हैं आखिरकार उन्हें वो सब्जेक्ट कितना अच्छे से उन्होंने जो सब्जेक्ट पे जो दोस्तों कमांड की हुई है। पता चला दोस्तों कि आपके सामने जो टीचर हैं उनके खुद ही के कंसेप्ट बड़े वीक हैं, तो दोस्तों आपको क्या पढ़ाएंगे। तो वही वाली बात आ जाती है कि जब भी कभी आप किसी भी टीचर को जज कर रहे हैं, मतलब टीचर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको दो चीजें देखनी होंगी, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, प्लस दूसरी बात कि आखिरकार वो अपने सब्जेक्ट में दोस्तों कितने निपुण है। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, जितना टीचर के पास खुद नॉलेज होगी उतने ही अच्छे तरीके से जो कोई भी टीचर है वो बच्चे को पढ़ा पाता है। तो दोस्तों ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर इसमें कहीं पर भी कोई कमी है तो दोस्तों जो हमारे टीचर हैं वो बच्चे को क्वालिटी नहीं दे पाने के, और जब तक बच्चे को क्वालिटी नहीं मिलेगी बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट, या फिर कह सकते हैं बच्चे के अंदर का जो खुद का इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट के प्रति दोस्तों नहीं जगेगा। और इंटरेस्ट जगाने के लिए दोस्तों सीधी सी बात है हर चीज बेस्ट होनी चाहिए, खास करके टीचर की तरफ से। टीचर बोलते बहुत प्यारा हो, टीचर के अंदर नॉलेज भी बहुत सारी हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी चीजें आ जाती है दोस्तों, इसमें हमारी आ जाती है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों जो हमारी मेन नेक्स्ट चीज आती है वो होती है दोस्तों हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
कि जिस क्लासरूम के अंदर आखिरकार टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं उस क्लासरूम का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अब दोस्तों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो क्लासरूम है उसका साइज क्या है, आखिरकार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। और दोस्तों इसी के अंदर हमारी एक चीज और भी निकल करके आ जाती है जिसको दोस्तों हम कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, कि आखिरकार जिस सब्जेक्ट को टीचर पढ़ाना चाहते हैं क्या उस सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे टीचर कह सकते हैं क्लासरूम के अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो दोस्तों जो हमारे पॉइंट नंबर 3rd और 4th है, हालांकि वो जो 3rd और 4th पॉइंट है वो टीचर के हाथ में नहीं होते, वो हमारे मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं, क्योंकि टीचर बेचारे अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी पूरी क्लास को अपने अकॉर्डिंग बदल देंगे। क्योंकि आप सभी ने नॉर्मली देखा होगा कि हर एक जो टर्म्स होती है इनका मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है इन सभी के लिए। लेकिन दोस्तों फिर भी ये जो हमारी 3rd और 4th पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि दोस्तों अगर मान के चलो कि क्लास का बेसिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है, क्लास के अंदर दोस्तों 300-400 बच्चे बैठे हुए हैं। अब दोस्तों टीचर को जो है उन्होंने नॉर्मली माइक की सुविधा नहीं दी या फिर उन्होंने कुछ भी जो है कह सकते हैं ऑनलाइन सुविधा नहीं दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों टीचर जो सभी बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे और हमारी लर्निंग प्रोसेस हो जाएगी गलत। या फिर दोस्तों ऐसे बोल सकते हैं कि जिस क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ाने जा रहे हैं तो एटलीस्ट वहां पर जो आपकी बेसिक नीड्स होती है, जैसे कि हमारा व्हाइट बोर्ड हुआ, हमारा मार्कर हुआ, इन सभी बेसिक नीड्स की जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बेसिक नीड्स को जो फुलफिल किया जाना चाहिए। और दोस्तों नॉर्मली बात आती है एक और कि जिस क्लासरूम के अंदर आप जा रहे हैं, जिससे मैंने पॉइंट नंबर 4th लिखा है मैंने कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, कि दोस्तों जिस क्लासरूम के अंदर आप पढ़ा रहे हैं आखिरकार उसके अंदर जो स्टडी मटेरियल है जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं जरूर अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि मान के चलो कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट की बुक्स बच्चों के पास नहीं है। अब दोस्तों वहां पर आप कितने भी अच्छा पढ़ा लें, टीचर आप बच्चे जो आपको ऐसा देखते रहेंगे जैसे आप कोई कहानी सुना रहे हो, और दोस्तों बच्चा इतना इंटरेस्टेड नहीं हो सकता जितना कि तब होता हो कि अगर उन सभी के पास अपना खुद का स्टडी मटेरियल होता। तो दोस्तों आप याद रखें, अगर आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आपको 3-4 चीज़ों पे वर्क करना है। सबसे पहली बात दोस्तों आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन सुधारनी है। सबसे दूसरी बात कि आपको अपने अंदर जो कुशलता लानी है, अपने सब्जेक्ट में जो दोस्तों निपुण बन जाना है। और दोस्तों 3rd थिंग कि जब भी कभी जा रहे हैं तो आपको अपनी क्लास का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना है। और दोस्तों लास्ट थिंग कि आपको जो ये चेक करना है कि जो आपकी क्लासरूम है आखिरकार उसके अंदर जो आपका स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है दोस्तों या फिर नहीं है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि दोस्तों हमारे थे टीचर से रिलेटेड। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारी दोस्तों एक चीज और भी आता है कि कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं दोस्तों कि जो कि हमारे रिलेटेड होते हैं दोस्तों एनवायरनमेंट से। अब जो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, अब मैं आपकी बात करने वाला हूँ कि आखिरकार वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट मतलब दोस्तों पर्यावरण से जो हमारे संबंधित होते हैं, एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, देखो एनवायरनमेंट में आपको बस 2 चीजें याद रखनी होती है, क्योंकि देखो पर्यावरण है, अब आपके भी हाथ में नहीं, हमारे भी हाथ में नहीं है, लेकिन पर्यावरण को आपको थोड़ा सा नोटिस करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो अपनी क्लासरूम को मैनेज करना है। देखो दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको एनवायरनमेंट में चाहिए तो एक चीज है कॉम्पिटेंट, या कॉम्पिटेंस से बेस्ट है दोस्तों इफिशिएंट एनवायरनमेंट। इफिशिएंट एनवायरनमेंट दोस्तों इसमें मतलब क्या है कि आपकी जो क्लासरूम है उसका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो कुशल होना चाहिए, कुशल वातावरण। अब कुशल वातावरण का मतलब क्या है कि दोस्तों जो आपकी क्लास है उसके अंदर पढ़ाई वाला माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तो क्लास ले रहे हैं लेकिन पीछे की तरफ जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो शोर शराबा कर रहे हैं, खेल रहे हैं या फिर कुछ भी XYZ कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि जो हमारी टीचिंग के अगेंस्ट है। तो दोस्तों याद रखिए कि सबसे पहली बात जब भी कभी आप कहीं पे भी टीचिंग करना जा रहे हैं तो आपको एनवायरनमेंट एक बार चेक करना है कि जिस एनवायरनमेंट में मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिस एनवायरनमेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ, आखिरकार उस एनवायरनमेंट का जो कह सकते हैं वो जो एनवायरनमेंट है वो आखिरकार ठीक ठाक है नहीं है, कह सकते हैं कि पढ़ाई के योग्य भी है या फिर नहीं है। और दोस्तों जिसमें सेकंड आती है वो आती है दोस्तों हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब कि जिस एनवायरनमेंट में आप पढ़ा रहे हैं कि उसकी आखिरकार एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है। दोस्तों इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर हम कई बार काउंट कर देते हैं अपने क्लाइमेट को या फिर दोस्तों वेदर को। ठीक है दोस्तों, जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर हम 2 चीजों को काउंट करते हैं, क्लाइमेट को या फिर दोस्तों वेदर को। अब देखो दोस्तों जिस
कह सकते हैं जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है दोस्तों, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि अगर मैं अब की बात करूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, अगर अब दोस्तों हम बच्चों को बाहर बिठा करके पढ़ाने लगे तो दोस्तों क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि बच्चे के लिए एटलीस्ट कोई पंखा हो, और अगर पॉसिबल हो तो दोस्तों आप वहाँ पर जो उसके लिए एयर कंडीशनर लगवा दें। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ पर उसे कॉन्वीनियंट एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो जो बच्चे का ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट होकर जाता रहेगा दोस्तों किस, हमारे एनवायरनमेंट पे, और बच्चे का जो पूरा ध्यान है पढ़ाई की तरफ आपका जाएगा ही नहीं। और जब पढ़ाई की तरफ बच्चे का ध्यान ही नहीं जा पा रहा दोस्तों, तो फिर आप उसे पढ़ा नहीं पाने के, कह सकते हैं कि आपको बहुत सारी दिक्कतें जो है सामने आ सकती हैं और आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि हमारी लर्निंग को करते हैं इफेक्टेड। अब दोस्तों बात करते हैं अपने नए टॉपिक पे, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ लर्निंग। देखिए दोस्तों, जो अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक, जिसमें कि दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो लर्निंग होती है आखिरकार वो होती है कितने प्रकार की, टाइप्स ऑफ लर्निंग। दोस्तों जब भी कभी बात आएगी आपकी टाइप्स ऑफ लर्निंग की, तो हमेशा याद रखना लर्निंग इट इज ऑफ 3 काइंड्स। सबसे पहले जो होते हैं दोस्तों वो आपके होते हैं मोटर लर्निंग। सबसे पहले जो दोस्तों हमारी लर्निंग होती है वो होती है हमारी मोटर लर्निंग। और सेकंड लर्निंग इज वर्बल लर्निंग, एंड द थर्ड लर्निंग इज दोस्तों कंसेप्चुअल लर्निंग। एंड द थर्ड लर्निंग इज दोस्तों कंसेप्चुअल लर्निंग। ठीक है दोस्तों, लर्निंग हमारी 3 प्रकार की होती है, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग और कंसेप्चुअल लर्निंग। समझ लो कि इसमें क्या कहानी है, बहुत इजी सा है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कमी से आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक चीज क्लियर करता चलूंगा। देखो दोस्तों, मोटर लर्निंग की हमारी मोटर लर्निंग के अंदर हम उस लर्निंग को काउंट करते हैं कि जिसमें हमारे जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो रहा है या फिर मस्कुलर मूवमेंट जो हमें हमारा हो रहा है। तो अगर आप कोई भी चीज को विद एक्शन करते समय ही आप जो कुछ चीजों को सीख जाते हैं, कह सकते हैं कि आपने जब भी कभी कोई चीजें सीखी उस टाइम पे दोस्तों आप मोशन में थे, आप एक्शन कर रहे थे, आपका जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन था वो हो रहा था, तो वो जो आपकी लर्निंग है दोस्तों वो आपकी कहलाई जाती है मोटर लर्निंग। इसके अंदर दोस्तों हम काउंट करते हैं, जैसे कि आप वॉकिंग हो गया हमारा, वॉकिंग आ गया दोस्तों आपका, रनिंग हो गया आपका, ठीक है दोस्तों, आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, आप डांसिंग कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो ये जो आपके सभी की सभी एक्टिविटीज होती है, इसमें आपका दोस्तों सभी का जो है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता रहता है, आप जो एक्शन कर रहे होते हैं, और जब आप एक्शन करते समय कुछ चीजें सीखते हैं तो उसमें आपकी जो सीखने की प्रोसेस है उसे आप बोलेंगे दोस्तों मोटर लर्निंग। आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पे, देखो ये है मेरा वर्बल लर्निंग। जो मेरी वर्बल लर्निंग होती है, वर्बल लर्निंग दोस्तों वो लर्निंग है कि जिसमें हम सीखते हैं वर्ड्स की हेल्प से। अब दोस्तों जो हमारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स आप कैसे भी सुन लो, भले वो आपको किसी दूसरे इंसान ने कह करके मतलब आपने दूसरे इंसान से सुने हो, आपने कहीं पे कुछ लिखा हुआ देखा हो, या फिर कह सकते हैं कि आपको किसी तो कुछ भी सही दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी कुछ भी सीखते हैं विद रेस्पेक्ट टू वर्ड्स या फिर विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, देन इट इज टर्म्ड एज योर वर्बल लर्निंग। अब दोस्तों लास्ट आती है मेरी कंसेप्चुअल लर्निंग। तो देखो कंसेप्चुअल लर्निंग के अंदर वर्ड छिपा हुआ है कंसेप्ट। तो दोस्तों जब भी कभी आप किन्हीं चीजों को अपने खुद के कंसेप्ट के दम पर सीख जाएं, वो होते हैं दोस्तों आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग। जैसे कि दोस्तों आपने खुद के रीजनिंग के दम पे सीख लिया, मतलब रीजनिंग समझते हैं दोस्तों, आपने खुद का कारण मतलब खुद के अपने मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे आप जो कुछ भी नई चीजों को सीख जाते हैं, या फिर आप खुद के इंटेलिजेंस से सीख जाते हैं, कह सकते हैं खुद की आपने जो एक चीज के ऊपर थिंकिंग किया, बहुत देर तक एनालाइज किया, तो एनालाइज करने के बाद जो दोस्तों आपने सीखा, वो जो आपकी सीखना कहलाया जाए, वो जो आपकी लर्निंग है वो आपकी दोस्तों कहलाई जाती है कंसेप्चुअल लर्निंग। आई होप दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर। अब दोस्तों हमने जो लर्निंग का टॉपिक है, लर्निंग का जो हमारा कंसेप्ट है वो ऑल ओवर कवर हो गया है, जिसमें कि हमने पढ़ा कि लर्निंग क्या होती है। तो लर्निंग हमारी वो प्रोसेस है जिसके द्वारा दोस्तों हम कुछ भी नई चीजें सीखते हैं, या फिर अपने पास जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारी नॉलेज, उसमें हम दोस्तों इंप्रूवमेंट करते हैं। इसी के साथ ही साथ दोस्तों रिचर्ड डी मेयर साहब की लर्निंग की एक डेफिनेशन थी कि लर्निंग इज अ परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ समबडी। मतलब कि लर्निंग क्या होता है कि लर्निंग के द्वारा किसी भी इंसान का जो व्यवहार है उसमें परमानेंट चेंजेस आते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े कि जो हमारी लर्निंग को प्रभावित कह सकते हैं अफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसमें दोस्तों हमने अलग अलग फैक्टर्स पढ़े, मतलब कि वो फैक्टर्स जो हमारे लर्नर से रिलेटेड हैं, वो फैक्टर्स जो हमारे टीचर से रिलेटेड हैं, और वो फैक्टर्स जिसमें कि हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है। और दोस्तों इसके बाद हमने पढ़ लिया अपना टाइप्स ऑफ लर्निंग, जिसमें कि दोस्तों हमने पढ़ा कि जो हमारी लर्निंग है वो होती कितने प्रकार की है। अब आपको पता चला लर्निंग 3 प्रकार की होती है। पहली होगी मोटर लर्निंग, जिसमें आप एक्टिविटी करते हुए सीखते हैं। दूसरी होती है दोस्तों हमारी वर्बल लर्निंग, जिसमें कि दोस्तों आप वर्ड्स की हेल्प से सीखते हैं।
और जो हमारी थर्ड लर्निंग होती है वो होती है दोस्तों हमारी कंसेप्चुअल लर्निंग। तो दोस्तों जो है आपका लर्निंग का कंसेप्ट है ये आज आपका कवर मैंने कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों उसमें मैं आपको जो क्लियर करूंगा एक्विजन, और दोस्तों साथ ही साथ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें दोस्तों मैं आपको जो हमारे कुछ स्कॉलर्स हुए, हमारे जो कुछ विद्वान हुए, उन्होंने जो दोस्तों लर्निंग और एक्विजन से रिलेटेड अपनी जो थ्योरीज दी हैं दोस्तों, मैं उनके बारे में आपको जो क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों जुड़े रहना नित्य क्लासेस के साथ, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहां से आपका एटलीस्ट 1 या फिर 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं दोस्तों उन कंसेप्ट से, और मैं जो आपको कंसेप्ट बताऊंगा बिल्कुल शुद्ध हिंदी में और बिल्कुल सबसे छोटे तरीके से, जिससे छोटा पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। मैं आपको उस तरीके से जो बताने की पूरी करूंगा कोशिश। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।